हमारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंता भात हमको मुबारक। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब तालियां आप बजे। किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या हैदराबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। और उनसे कि यहाँ के लोगों को जो बोले फिर शब्दार, उसके आगे तनकर बोलो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं, और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं। गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो, नसीहत है मेरी कि गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो, इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो। सही है, अवाम ही अवाम है। अब थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो जाएं जैसे अडवाणी जी चुप रहते हैं। बेटा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। बेटा निकाल लो, ये वाला झंडा भी निकाल लो। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं संथा वालों, और सुंदरवाड़ी, और हाजिर भी हुआ हूं तो एक मुजाहिद के लिए आया हूं, जिसका नाम ही मुजाहिद है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। कोचा धामन वालों, आने वाली 11 तारीख को आपको न सिर्फ कोचा धामन के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि पूरे बिहार के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर आप ये सोचते हो कि ये इलेक्शन सिर्फ एक एमएलए चुनने का इलेक्शन है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं, आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। दरअसल 2 ताकतें हैं इस मुल्क में। एक ताकत है जो ये कह रही है कि हम हुकूमत करेंगे और ना तो संविधान को मानेंगे ना जमहूरियत को मानेंगे, और दूसरी तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि नहीं, आपको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए आईन के हिसाब से चलना पड़ेगा। लड़ाई 2 ताकतों के बीच में है, और कहीं जो भी है वो या तो उन ताकतों को मदद पहुंचा रहे हैं या फिर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से सीमांचल के इलेक्शन को देख रहा हूं। परसों पहली बार सीमांचल आया पूरे बिहार में घूमते घूमते। मैंने सिर्फ 3 सभाएं की, किशनगंज, बहादुरगंज और ठाकुरगंज में। आज कोचा धामन पहुंचा हूं। मैं देख रहा हूं कि कुछ बरसाती मेहमान आए हैं। तकरीरों पे तकरीरें हो रही हैं, और सिर्फ तकरीरें नहीं हो रही हैं। कोचा धामन वालों, तुम्हें फिरौन कहा जा रहा है, नमरूद बताया जा रहा है, और ये कोई छुटभैया नेता नहीं बोल रहा है। वो बड़ी बड़ी कयादत की बात करने वाले मोहतरम अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि जो मेरे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा। क्या मौलाना असरारुल हक के बेटे सऊद आलम फिरौन है? क्या मास्टर मुजाहिद फिरौन है? क्या डॉक्टर जावेद फिरौन है? क्या प्रोफेसर मुसव्विर आलम जैसा सीधा साधा आदमी फिरौन है? क्या सीमांचल के वो लोग जो मास्टर मुजाहिद को
प्रोफेसर मुसव्विर आलम को, सऊद साहब को, जलील मस्तान को वोट देंगे वो फिरौन होंगे? कोई एक फर्जी सा नेता आकर के कहता है कि मास्टर मुजाहिद तो लंगड़े घोड़े हैं। कोई कहता है हरामखोर जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है आपके बेटों के लिए, आपके भाइयों के लिए, और आप सुन रहे हो। मुझे शिकायत है आपसे, मैं गुस्सा हूं आपसे। मुझे हैरत है कि कोई परदेसी मेहमान आएगा, सियासत होती रहेगी, इलेक्शन होते रहेंगे। इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं सीमांचल में, लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, बाद में एक थाली में बैठ करके खाना खाते हैं। सीमांचल ऐसा तो कभी नहीं था। कोई आएगा परदेश से और आपके बेटों को हरामखोर बोलेगा, उनकी इतनी मजाल हो गई कि आपके बेटों को लुच्चा लफंगा बोलेंगे और आप सुनोगे। वोट देना न देना ये अपनी जगह है, लेकिन सियासत के नाम पर अपने बड़े बूढ़ों की बेइज्जती मत करवाओ परदेशियों से। ये हक सीमांचल वालों किसी को मत दो कि कोई परदेश से आकर के तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारे बेटों को गालियां दे। फिरौन से बड़ी गाली किसी मुसलमान के लिए क्या हो सकती है? हरामखोर से बड़ी गाली क्या हो सकती है? और ये अल्लाह रसूल की बात करने वाले आपके बेटों को हरामखोर बोल रहे हैं, फिरौन बोल रहे हैं, नमरूद बोल रहे हैं, और आप सुन रहे हैं। मेरी शिकायत है आपसे, मास्टर मुजाहिद साहब से शिकायत हो सकती है, प्रोफेसर मुसव्विर आलम से शिकायत हो सकती है, जलील मस्तान साहब से कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन कोई परदेश से आएगा और कहेगा कि ये फिरौन है, नमरूद है, आप सुनोगे? मुझे शिकायत है आपसे, मैं शिकायत करने आया हूं। मैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब के लिए आज मेरी दिन में 8 सभाएं लगी थी। मैं सुबह से भागता हुआ दौड़ता हुआ आज यहां पहुंचा हूं, और आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोचा धामन वालों, मैं खगड़िया से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, नालंदा से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर के, बेतिया से लेकर के, ढाका से लेकर के, सिकटा से लेकर चनपटिया से लेकर के, नौतन से लेकर के, बहादुरगंज से लेकर किशनगंज से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, कस्बा से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, कोढ़ा से लेकर के, बरबीघा से लेकर के, दीघा से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के, पूरे बिहार का दौरा करता हुआ यहां पहुंचा हूं, और यहां पहुंच के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाली 11 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे मैनिफेस्टो में गालियां नहीं है, हमारी तकरीरों में गालियां नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? उधर क्या कहा जा रहा है? हमें वोट नहीं दोगे तो फिरौन होगे। उधर कहा जा रहा है कि जो सामने वाला कैंडिडेट लड़ रहा है वो लुच्चा है, लफंगा है, हरामखोर है। मुसव्विर आलम साहब के बारे में बताया गया कि मुसव्विर साहब, अरे प्रोफेसर साहब आप तो यहां थे, फिर इस पार्टी में थे, फिर कूद करके यहां आ गए। कभी अपने रियासती सदर के बारे में सुना है कि वो कहां थे, फिर कहां से कहां गए, फिर कहां से कहां आए? कल मेरे बारे में, मतलब 2 दिन से मैं क्या आया, गालियों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर, गालियां दी जा रही हैं मुझे। मतलब मर्द गालियां देते देते परदेसी एक खाला आई है, वो भी मुझे गालियां दे रही हैं। मास्क लगाने से गालियां नहीं छुप जाएंगी खाला। मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरा कसूर क्या है? मुझे अल्लाह ने शायरी की सलाहियत दी तो मैंने उस शायरी से महबूबा के जुल्फ आंचल पे शेर नहीं कहा। मैंने नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी, मैंने तबरेज और पहलू खान के लिए नज्म पढ़ी, मैंने आपके दर्द को अपनी शायरी में जगह दी। और जब सीमांचल को 2017 में सैलाब में जरूरत पड़ी तो मैं उस वक्त सियासत में नहीं था। मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं कि मेरे पास हजारों करोड़ रखे हुए हैं। मेरा बैंक नहीं चलता कि मैं सूद खाता हूं। मेरे पास वक्फ की लूटी हुई जमीनें नहीं है। गरीब परिवार से हूं, लेकिन मैं सीमांचल के लिए 2017 में आपके लिए राशन, आपके लिए दवाई, ये सब लेकर के 2017 में आया था। असलम अली इस बात के गवाह हैं। मौलाना असरारुल हक साहब जिंदा थे उस वक्त। मैं तब से सीमांचल वालों, मेरा आपसे रिश्ता है, कोई सियासी रिश्ता नहीं है, जज्बाती रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कलमा की बुनियाद पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बताओ कि क्या अपने ही ईमान वाले भाई को फिरौन कहना जायज है? क्या अपने ही कलमा को भाई को हरामखोर कहना जायज है?
तो मुझे बताओ इन गालियों का जवाब कौन देगा? इन गालियों का जवाब मास्टर मुजाहिद नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। और मास्टर मुजाहिद साहब रोइए मत, अपनी पलकें नम मत करिए। आपकी बेटियों को भले ये मलाल हो के सियासत में जाके गालियां क्यों सुन रहे हो, लेकिन जिन हजारों लोगों को आपने फायदा पहुंचाया है उनकी दुआएं आपके साथ हैं। ये परदेसी मेहमान कुछ नहीं कर सकते। मैं गवाही देता हूं, मैं जमानत लेके कह रहा हूं, बड़ी बात बोल रहा हूं, सुनना कोचा धामन वालों, और इस बात को पूरे कोचा धामन में सीमांचल में पहुंचाना कि जब ये सरकार वक्त लेकर के आई, वक्त का बिल लेकर के आई, ये जो आज अपनी 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 करने आए हैं, तो रात के 3 बजे पार्लियामेंट में उस बिल के खिलाफ बीमारी की हालत में सोनिया गांधी तुम्हारे लिए बैठी थी, तुम्हारे लिए वोट देने के लिए बैठी थी। देश की पार्लियामेंट में 25 से ज्यादा मुसलमान सांसद नहीं है, लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ 225 से ज्यादा वोट पड़े। तो किसके थे वो? किसके थे वो? राहुल गांधी रात के 2:30 बजे लोकसभा में बैठे थे। मेरे भाई, ये जो बहुत अपनी 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 कर रहे हैं, दरअसल ये अपनी सल्तनत बचा रहे हैं। यहां आकर के आपको गाली दे रहे हैं कि दरीबाज हो तुम ना, मतलब उनके लिए वोट नहीं दोगे तो दरी बिछा रहे हो, यही गाली दी ना। तो फिर सुनो, जब 11 तारीख को यहां ईवीएम में वोट देने के लिए जाओगे लालटेन छाप पे, तो उसी समय हैदराबाद में एक सीट पर चुनाव हो रहा होगा, वहां भी वोटिंग हो रही होगी। उस सीट का नाम है जुबली हिल्स। जुबली हिल्स याद रखना, बड़ी समझदारी की बात बता रहा हूं। पिछली बार जब तेलंगाना में चुनाव हो रहा था तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने किसको कैंडिडेट बनाया? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को कैंडिडेट बनाया था। और आपको पता है, यही नकीब मिल्लत साहब अजहरुद्दीन को हराने के लिए इन्होंने किसको टिकट दिया था? शेख फराज को। और शेख फराज ने कई हजार वोट काट लिया और अजहरुद्दीन साहब चुनाव हार गए। इस वजह से 1.5 साल वहां मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बन सका। हम सब ने पार्टी से गुजारिश की, लड़ाई की, तब जाकर के बिना एमएलए बिना एमएलसी रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने अभी अजहरुद्दीन साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब है कि जब अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ शेख फराज को खड़ा किया हराने के लिए, लेकिन इस बार उसी सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं नवीन कुमार। तो आपको पता है, नवीन कुमार के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, उनकी ताईद में घर घर वोट मांग के फिर सीमांचल आए। कैसी क़यादत खड़ी कर रहे हो साहब? ढाका में मोतिउर रहमान साहब जैसे बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए इन्होंने ही बीजेपी के एमएलए राणा रंजीत को टिकट दिया है। कैसे क़यादत खड़ी होगी? राणा रंजीत को जिता के फैसल रहमान को हरा करके, वो राणा रंजीत जो बीजेपी एमएलए का सगा भाई है, समझे ना? इसलिए तकरीरें सिर्फ तकरीरों तक ही रखो। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। और कोचा धामन वालों, सीमांचल वालों, एक बात आपसे कहता हूं, ये कोई भी सियासी इंसान आए, वो इमरान प्रतापगढ़ी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, नेताओं को फरिश्ता मानना बंद करो। ये फरिश्ते नहीं है जो आपको फिरौन बोले उससे पकड़ करके उसका दामन पकड़ के उसका गिरेबान पकड़ के पूछो कि हमें फिरौन कह रहे हो तो क्या तुम फरिश्ते हो? तुम भी सियासतदां हो। 35 साल कांग्रेस के साथ सरकार में थे, मलाई काटते रहे। आज कहते हो कि जो कांग्रेस को और आरजेडी को वोट देगा वो दरी बिछाएगा। मेरे भाई, ये सरकार बनाने की लड़ाई है। मैं जो कह रहा था ना कि मैं मास्टर मुजाहिद साहब के लिए क्यों आया, किसी का शेर है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। मुझे वो दिन याद है कि जब कोरोना में लोगों की सांसें उखड़ रही थी। मुझे वो दिन याद है कि जब मास्टर मुजाहिद साहब सियासी तौर पर हमसे अलहदा थे, लेकिन इन्होंने मुझे एक बार फोन किया और इन्होंने कहा कि इमरान भाई, सऊदी अरब में मेरे सीमांचल के एक इंसान की लाश फंसी हुई है, किसी तरह आ सकती है क्या? मैंने कहा मैं भी मदद करता हूं।
मुझे याद है कि जब बिल आया वक्फ के खिलाफ, मेरी तकरीर सुनी होगी आपने। खुदा ने जब मुझे सलाहियत दी और मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा, तो मैंने हाकिम की आंख से आंख मिला के पूछा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैंने उस हाकिम से पूछा और बिल पास हो गया। क्योंकि बिल पास होना था, उनके पास नंबर ज्यादा थे। हम सब सुप्रीम कोर्ट गए और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो मैंने देखा कि एक इंसान बड़ी खामोशी के साथ इंतजार कर रहा है कि क्या फैसला आएगा। वो इंतजार करता हुआ शख्स मास्टर मुजाहिद था। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, सीढ़ियों पर मैंने अपनी आंखों से मास्टर मुजाहिद को वक्फ बिल पर आपके लिए खड़े होकर के इंसाफ की गुहार लगाते देखा है। और क्या चाहते हो एक नेता से? तुम्हारे सुख में, दुख में, परेशानी में, हरनी में, मरनी में एक इंसान खड़ा है, और फिर कोई बाहर से आएगा और आपको जज्बाती करके कहेगा कि नहीं चलो पतंग उड़ाओ, तो आप उससे कह देना कि किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमको भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं, कहते नहीं वो तो शायर है, उसको सियासत कहां आती है। 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं और मुझको सियासत नहीं आती। मैं किसी अमीर बाप की औलाद नहीं था, मेरे वालिद सियासत में नहीं है, मेरे खानदान में कोई सियासत में नहीं है। मैंने अपने बाजुओं के दम पे और अल्लाह ने जो सलाहियत दी उस दम पर मैं 5 साल में हिंदुस्तान की सियासत में वो जगह बनाई है कि आप मुझे गाली तो दे सकते हैं लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं नजरअंदाज कर सकते। और अगर नजरअंदाज कर पाए होते तो सीमांचल में मेरी एक तकरीर के बाद पूरी पार्टी अगर किसी को गरिया रही है तो उस शख्स का नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। ये डर अच्छा लगा मुझे, और सिर्फ मुझसे जब खुद अकेले नहीं निपट पाए तो फिर हिंदुस्तान भर के शायर बुला लिए हैं, गली गली घूम रहे हैं। एक शायर से लड़ने के लिए पूरी फौज भी है और शायरों की भी फौज है। वो शायर शाम में उनके लोगों को शायरी सुनाते हैं और रात में मुझे फोन करके कहते हैं कि इमरान भाई कुछ भी हो आपसे ये लोग डरते बहुत हैं। तो मैंने कहा ये खौफ अच्छा है, ये खौफ अच्छा है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं साथियों कि अपने बेटों को गालियां देने वालों को जवाब दो। अब तक क्या जहन बनाया था, किसको वोट देने जा रहे थे, ये सब एक किनारे। अब सिर्फ इस बात पर एकजुट होकर खड़े हो जाओ सीमांचल वालों कि मास्टर मुजाहिद को किसी की इतनी मजाल के हराम खोर बोले, नहीं बोलने देना है। किसी की इतनी मजाल कि अमौर में जलील मस्तान के लुंगी पहनने पर तंज करे। अरे परदेसी मेहमानों, लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है। हमारे लिबास पर, हमारी तहजीब पर हमला करोगे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक। तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंता भात हमको मुबारक। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कोई आए आपके बेटों को गाली दे, आपके बेटों को भला बुरा कहे, तो उससे कह दो कि नहीं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अब तो चौराहे चौराहे पे ये कहो। मैं अमौर गया था तो मैंने कहा था कि जलील मस्तान साहब मेरे वालिद की उम्र के हैं। ये भी इस भीड़ में मौजूद बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए चाचा होंगे, जिनके वालिद की उम्र के होंगे, जिनके भाई की तरह होंगे ये। तो मैंने वहां कहा था कि शाहरुख की फिल्म का एक डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो कोचा धामन वालों आज से कहो कि भाई को हाथ लगाने से पहले
अगर ये नहीं बोलोगे तो कोई भी परदेश से आएगा, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारे भाइयों को गाली देगा, तुम्हारी दस्तार उछालेगा और तुमसे वोट लेगा और वापस चला जाएगा। मुझे बताओ कि क्या सीमांचल में एक भी गरीब आदमी को टिकट दिया? आए तो थे गरीबों को टिकट देने ना। मुफ्ती अतर जावेद साहब को दिया, मौलाना अब्दुल्ला सातिन चतुर्वेदी साहब को दिया? नहीं दिया। इसलिए उन गालीबाजों से कहो, क्या कहो? कहो सीमांचल जिंदाबाद। आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए, पटना से होता हुआ, दिल्ली होता हुआ, वहां तक भी जहां तक पहुंचाना है कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या हैदराबाद। कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। और उनसे भी गुजारिश करता हूं कि यहाँ के बेटों को गाली मत दो, ये है फरियाद। कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। कि यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं। और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं, और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं। गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो। नसीहत है मेरी कि गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो। इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो। इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो। यहाँ के लोगों को जो बोले फिर शद्दाद। अगली लाइन पे ना आपका दिल अगर ठक से हो ना तो अपनी तालियां आसमान तक पहुंचाना कि यहाँ के लोगों को जो बोले फिर शद्दाद, उसके आगे तनकर बोलो सीमांचल जिंदाबाद। कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। यहाँ के लोगों को गाली दोगे तो हो जाओगे बर्बाद। कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। उठाओ दिलाओ मुझे भरोसा, कोचा दामन वालों, आज से यह लड़ाई तुम्हारे वजूद की है। आज से यह लड़ाई तुम्हारी लुंगी, तुम्हारे पहनावे, तुम्हारा कुर्ता और तुम्हारे पंता भात की है। किसी परदेसी को यह इजाजत मत दो कि तुम्हें गाली दे, तुम्हारे बुजुर्गों को गाली दे। किसी को इजाजत मत दो। नहीं दोगे ना? नहीं दोगे ना? तुम्हें मास्टर मुजाहिद के आंसुओं की कसम है, याद रखना इस बात को। अपने बुजुर्गों को रुलाओ मत। मुझे आगे 3 सभाओं के लिए जाना है। एक वादा आपसे करता हूं मास्टर साहब कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और तालियां आप बजे कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये असलम मलिक साहब खड़े हैं, हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आज मेरी 8-9 जनसभाएं हैं। मैंने कहा कि मेरा आना मुश्किल होगा, इन्होंने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा। तो असलम मलिक साहब की जिद थी और इनका मास्टर मुजाहिद के लिए प्यार था। मैं हाजिर हो गया हूं
उठा के हाथ मुझे भरोसा दिलाइए 11 तारीख को चुपचाप चुपचाप कोई जरूरी है इसको पहनाना, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। शुक्रिया। एक वादा करता हूं, 11 को रिजल्ट आएगा। मास्टर मुजाहिद साहब एक वादा आपसे ले रहा हूं। मैंने सुना कि आपके मास्टरी पे भी तंज किया जा रहा है, कह रहे हैं मास्टर तू हारेगा। ये जबान है, ये जबान है किसी पढ़े लिखे इंसान। किसी मास्टर को तू कह के बात करोगे, किसी मास्टर को, किसी उस्ताद को तू कह के बात करोगे और आप सुन लोगे? मत सुनो, मत सुनो। इनके पढ़ाए हुए बच्चे अपनी मेहनत से दुनिया के किसी कोने में 4 पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए रोजी कमा रहे हैं। प्रोफेसर मुसव्विर आलम की डिग्री वो फर्जी बता रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूं साथियों, झांसे में मत आओ। मास्टर साहब 14 को आप जीत जाओगे, उसके बाद इसी मैदान में जीत का जश्न मनाओ। एक बार फिर हेलीकॉप्टर उतारेंगे इंशाल्लाह। हेलो हेलो